नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चाचा भतीजे की एक कहानी महाराष्ट्र में चल रही है तो दूसरी कहानी बिहार में भी चल रही है। जहां महाराष्ट्र में भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार से राजनीतिक रिश्ता तोड़ लिया, वहीं बिहार में चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं कि किसी भी हाल में भतीजे चिराग पासवान के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल बीजेपी चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे एक हो जाएं और अपनी पार्टियों का विलय कर लें, लेकिन केंद्र में मंत्री पशुपति पारस ने इससे साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ एनडीए में आए तो वो स्वागत तो नहीं करेंगे लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में भी जेडीयू में टूट होगी। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी। पशुपति जी, ये जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ उसके बाद दावा किया जा रहा है कि बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है, क्या जेडीयू में टूटने की बात कही जा रही है? 100% टूट की संभावना है। और देखिए, आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन बिहार में हुआ वो बेमेल गठबंधन है। इस आरजेडी के खिलाफ में बिहार की जनता ने 2005 में नीतीश जी को सत्ता सौंपा था और बिहार की जनता के इच्छा के विरुद्ध वो बिना किसी से पूछे फिर आरजेडी गठबंधन दूसरी बार चले गए। पहली बार गए थे 2015 में, तो जब आरजेडी गठबंधन को छोड़े थे तो बोले थे कि मैं भविष्य में राजनीति में मैं कभी दोबारे आरजेडी गठबंधन में नहीं जाऊँगा। फिर दोबारे चले गए। इसलिए बिहार की जनता तो नाराज है ही, और ख़ास करके जनता दल यू के जितने सांसद और विधायक हैं उनके अपनी भविष्य की चिंता है कि दूसरी बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य चुन के आएंगे, लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे, इसलिए उनके दिल में घबराहट है। और नीतीश कुमार जी को भी अंदर अंदर कष्ट हो रहा है कि इतना मेहनत से वो बिहार में विपक्षी एकताओं की बैठक बुलाए थे और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया राहुल गांधी जी को कि आप दुल्हा बनो, हम लोग बड़ा सकते हैं। तो क्लियर कट हो गया कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, हम लोग आपके साथ हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा धक्का लगा नीतीश जी, उनके अरमान में ठेस पहुँचा। और दूसरी बात थी कि जो उनके दिल दिमाग में था कि कम से कम और कोई कहे नहीं कहे, जो बिहार जिस गठबंधन में हम हैं, तेजस्वी के गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है, ये लोग कम से कम मेरा नाम संयोजक में मेरा नाम प्रस्ताव करें। वो भी किसी दल के लोगों ने संयोजक में भी मेरा नाम प्रस्ताव नहीं किया। उनसे उनको काफ़ी दुख हुए वो। और जो जनता दल यू का जो ग्राउंड लेवल है, जनता दल यू का जो वोट बैंक है, वो कभी भी जनता दल यू के सांसद और विधायक तेजस्वी को नेता नहीं मान सकते हैं या न तो राहुल गांधी को नेता मान सकते हैं। ये उनके दल की मजबूरी है और इसीलिए उनके दल के सांसद और विधायक अपने भविष्य की चिंता में है। और वो लोग एक दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, निश्चित रूप से टूट करके अधिकांश लोग बहुमत की संख्या में टूट के लोग भाजपा में रहेंगे। एक प्रश्न चिराग पासवान को लेकर के भी उठाया, वो कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायक उनके भी संपर्क में है। जदयू से तो उनकी लड़ाई ही है। जदयू के विधायक उनका नाम सुनना पसंद नहीं करता। पहले चिराग पासवान जी साहब ये पूछिए कि आप किस गठबंधन में हो, आरजेडी गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो। आज से 4 दिन पहले भी चिराग पासवान जी का बयान आया है कि मैं अभी किसी भी गठबंधन में नहीं हूँ। चुनाव का समय जब आएगा तो मैं फैसला करूंगा कि मैं किस गठबंधन में। ये कहा जा रहा है कि पता है कि पासवान जी अपने भाषण में क्या कहते थे कि रोड पर वही कुत्ता मरता है जो डिसीजन नहीं लेता, वही जानवर मरता है। तो बिहार में कुछ नेताओं की स्थिति कुछ इसी तरह से है। वो लोग एनडीए गठबंधन से भी बात कर रहे हैं और यूपीए गठबंधन से भी बात कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ ये गारंटी नहीं है। एक ये बात कह रही है कि बीजेपी प्रयास कर रही है कि आपकी पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी में संबंध मिल जाए, आप क्या साथ जा सकते हैं उनके? नहीं, नेवर। मैंने बीजेपी के लोगों से आज से 6 महीना पहले हमारे पास लोग आए थे, जिसमें मोकामा में उपचुनाव होने की बात थी। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं हमारा चिराग पासवान और हमारा तालमेल एक दल में नहीं हो सकता है। यदि आप एनडीए गठबंधन में लाना चाहते हो तो मैं विरोध नहीं करूंगा, समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा। क्या कारण है इसका? पारिवारिक कारण है। दूसरा क्या कारण होगा? आपको तो सब पता है कि हम 3 भाई थे, तीनों भाई में क्या प्यार मोहब्बत था। आखिर क्या कारण हुआ? चिराग पासवान बड़े साहब के जाने के बाद, मृत्यु के बाद, रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद वो दल को कब्जा कर लिया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, संसदीय दल का अध्यक्ष चिराग पासवान, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी चिराग पासवान। ऐसा कभी विश्व के इतिहास में आप देखें कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो दल का और वो स्टेट का भी प्रेसिडेंट हो जाए, हमको हटा के प्रेसिडेंट भी बन गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया बिहार का, बिहार के देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार प्रदेश का भी अध्यक्ष बन गया पार्टी का। ऐसा कभी आप देखे हैं? तो जिसके चलते हमारे परिवार में काफ़ी मतभेद हुआ और मैं अभी भी मैं कहा हूँ कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। इसलिए जब दूध फट जाता है तो आप कितना प्रयास कीजिएगा वो मक्खन नहीं होता। एक आखिरी सवाल, ये भी चर्चा चल रही है कि मोदी मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है और उसके लिए भी चिराग पासवान का नाम है। ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसी का कोई अधिकार नहीं और किसी के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किनको मंत्री बनाएंगे, किनको मंत्री पद से हटाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद पारस सावंत। पशुपति पारस सावंत हमारे साथ थे। वो कह रहे साथों पर कि चिराग पासवान के साथ जो तालमेल है वो होना बिल्कुल असंभव है। हालांकि एनडीए में अगर चिराग पासवान आते हैं तो इसका वो विरोध तो स्वागत तो नहीं करेंगे लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं बीजेपी के प्रतिशोध की, बदले की। महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने 2019 का दूसरा बदला ले लिया है। पहला बदला शिवसेना को तोड़कर लिया था और दूसरा बदला एनसीपी को तोड़कर लिया है। यह बीजेपी का बदला नंबर 1 क्या था, यह देख लेते हैं। 2019 में आप जानते हैं कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा था और गठबंधन को बहुमत मिला था। 2019 में बीजेपी को 105 सीटें और शिवसेना को 56 सीटें वहां पर जीत मिली थी, यानी दोनों के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत वहां पर मिला था। लेकिन बाद में शिवसेना मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए अड़ गई, सरकार नहीं बन सकी और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाना पड़ा था। उद्धव सरकार बनाने के लिए बाद में कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। शरद पवार ने बीजेपी को सत्ता का भूखा दिखाने की योजना बनाई और आपको बताएं कि यह बात खुद शरद पवार ने कुछ दिनों पहले कही है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे बीजेपी से तब बात की थी और हाल ही में उन्होंने इसका खुलासा भी किया, इसको अपनी गुगली बताया था। तब राष्ट्रपति शासन हटवाकर फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण सुबह सुबह हुआ था, सब जानते हैं। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद एनसीपी के सारे विधायक वापस शरद पवार के पास चले गए और कुछ ही घंटों में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार तब गिर गई थी। इससे बीजेपी और फडणवीस की खासी फजीयत हुई थी। बाद में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर इसका बदला लिया। आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि कायदे से देवेंद्र फडणवीस दावेदार थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया। यह भी शिवसेना को दूसरा झटका बीजेपी ने दिया था और इस हार से भी उद्धव ठाकरे की जो पोजीशन है वो खराब हुई थी। अब बात करते हैं बीजेपी के प्रतिशोध नंबर 2 की, बदले नंबर 2 की। हाल ही में शरद पवार ने खुलासा किया था कि 2019 में उन्होंने गुगली डाली थी, जिसका जिक्र भी हमने किया। बीजेपी को सत्ता का भूखा दिखाने के लिए यह पवार की गुगली थी कि किस तरह से बीजेपी सत्ता में जाने के लिए अजीत पवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और अब जो है पवार वो 2024 के लिए विपक्ष को एक करने में बढ़ चढ़ करके जुटे हैं। पटना की मीटिंग में भी शरद पवार थे और शरद पवार को एहसास था कि अजीत पवार छिटक सकते हैं। उन्होंने तभी मई में इस्तीफे का दांव चला था और बाद में जो दबाव आया उनके ऊपर पार्टी के सदस्यों का, तो उसे इस्तीफे को उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन जिस तरह से बाद में उन्होंने अपॉइंटमेंट किए प्रफुल्ल पटेल के, सुप्रिया सुले के, उसके बाद अजीत पवार की उम्मीदों पर उन्होंने पूरी तरह से पानी फेर दिया था। अजीत पवार चाह रहे थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। उधर बीजेपी 2019 के उसी अपमान को नहीं भूली थी। पर्दे के पीछे अजीत पवार से लगातार बातचीत चलती रही थी और इस बार तो बात काफी आगे निकल गई, क्योंकि शरद पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल और भुजबल, छगन भुजबल को भी बीजेपी ने तोड़ लिया है। तो इस तरह से बीजेपी ने शरद पवार से भी अपने अपमान का बदला ले लिया, उद्धव ठाकरे से भी लिया और अब शरद पवार से भी ले लिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर इससे बीजेपी को हासिल क्या हुआ, क्योंकि सरकार तो उसकी स्थिर थी, एकनाथ शिंदे का पूरा समर्थन मिला हुआ था। तो अब क्या हुआ, बीजेपी ने दरअसल पवार और उद्धव ठाकरे को उन्हीं के मैदान में शिकस्त दी है। ये दोनों ही नेता महाराष्ट्र के कद्दावर ताकतवर नेता माने जाते हैं और उनको उन्हीं के मैदान में बीजेपी ने पटकनी दे दी। शिवसेना एनसीपी को तोड़ दिया और इस तरह अपने अपमान का
एक तरह से प्रतिशोध लिया, बदला लिया और बीजेपी ने इसी के साथ 2024 के लिए अपना गढ़ भी मजबूत कर लिया है। 2019 की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। 48 में से 25 सीटों पर बीजेपी और 23 सीटों पर शिवसेना वहां पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से बीजेपी को 25 में से 23 और शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी एनसीपी की भी ताकत थी और मोदी लहर के बावजूद 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी महाराष्ट्र में एनसीपी। इस बार क्या होगा? एनसीपी कमजोर हो गई है, शिवसेना कमजोर हो गई है और इस बार बीजेपी शिंदे और अजित पवार के साथ लोकसभा चुनाव में तालमेल करेगी। जाति क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से महाविकास अघाड़ी पर यह गठबंधन भारी पड़ रहा है, क्योंकि शिंदे जहां ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी को मदद कर सकते हैं, वहीं अजित पवार मराठवाड़ा में बीजेपी को मदद कर सकते हैं। तो 2 ताकतवर मराठा नेता, एक ब्राह्मण चेहरा देवेंद्र फडणवीस का, इस तरह से बीजेपी ने अपना समीकरण भी बिठा लिया है और इसी के साथ जो अपमान था उसका 2019 का, उस पर उसका बदला भी ले लिया है। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ दायर की गई है। सीबीआई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ इससे पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है। यानी अब तक राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और तेजस्वी समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट पर इस पर 12 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह घोटाला 14 साल पहले का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।